हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 10 व्रत सर्किल के एक्सरसाइज 10.1 के जो हमारे फिल इन द ब्लैंक यानी खाली स्थान दिए, इनको हम आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और नीचे दूसरे में दिए हैं सत्य असत्य, इनको भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी छात्र और छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, अपना चैनल समझ के अपने भाई बहनों की मदद कीजिएगा। उनके पास ही ये वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें व्हाट्सएप के माध्यम से, जो भी जहाँ भी शेयर कर सकें वहाँ पे कर सकते हो। तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर करना है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है। और इससे प्रीवियस वीडियो देखना है आपको, इससे पिछले वाली वीडियो आपको चैनल में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगी, नहीं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप आसानी से देख सकते हो। उस वीडियो में हमने जो है व्रत को समझाया, व्रत के कितने भाग होते हैं, व्रत किसे कहते हैं, अच्छे से डीपली गहराई से अच्छे से समझाया, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए जो क्वेश्चन संख्या जो पहला है उसको हम यहाँ पे करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो एक एक पॉइंट मुझे आशा है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में खाली स्थान भरिए। क्या करना है, खाली स्थान को हमें भरना है, पहले अच्छे से समझना है उसके बाद भरना है, ठीक है। तो यहाँ पहले वाले पॉइंट में कह रहा है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान है में स्थित है, यानी वृत्त के केंद्र की बात कर रहा है। किसकी? वृत्त के केंद्र की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमने ये इसके माध्यम से समझेंगे, जैसे कि हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है। ये वृत्त बनाया जिसका केंद्र हमने ओ मान लिया, ठीक है। केंद्र ओ मान लिया, ओ केंद्र वाला वृत्त है। और ये वृत्त का केंद्र, यही तो कह रहा है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित है। तो कौन से भाग में स्थित है? अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में? तो ये अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? अभ्यंतर कहलाता है। और बाहर वाला भाग बहिर्भाग कहलाता है। और ये वाला जो परिधि सी दिखाई दे रही है ये वृत्त पर कहलाता है, ठीक है। ये वृत्त पर कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें हम बात करें तो ये ऑप्शन क्या भर देंगे, इसमें अभ्यंतर भर देंगे। क्या? अभ्यंतर भर देंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है ये पॉइंट आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। ये पूरा आपका पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा दूसरा वाला पॉइंट है। तो दूसरे वाले पॉइंट में क्या कह रहा है? दूसरे वाले पॉइंट में ये कह रहा है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी की त्रिज्या अधिक हो, यानी कह रहा है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के, यानी एक बिंदु है आगे, मान लो कि एक बिंदु है, इसी के माध्यम से समझेंगे, जिसकी वृत्त के केंद्र से, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी की त्रिज्या अधिक हो, दूरी की त्रिज्या क्या हो? अधिक हो, ठीक है। वृत्त के डैश में स्थित होता है। वृत्त के डैश में किस भाग में स्थित होता है, तो इसको भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से भाग में स्थित होता है? ये जो है बहिर्भाग में, वृत्त के कौन से भाग में? बहिर्भाग में। जैसे कि मान लो कि यहाँ एक ये है वृत्त का केंद्र, ठीक है। वृत्त का केंद्र है और यहाँ पे पॉइंट मान लिया, ठीक है, एक बिंदु, यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाया, तो बहिर्भाग में ही तो स्थित होगा। किसमें? बहिर्भाग में। ये बहिर्भाग बाहर वाला भाग है, तो बहिर्भाग में स्थित होगा। किसमें? बहिर्भाग में स्थित होगा। तो इस खाली स्थान में क्या भरेंगे? बहिर्भाग। क्या भरेंगे? भाग। और भी डीपली अच्छे से समझना है तो आपको प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना है, प्रत्येक छात्र व छात्रा को, वहां से आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके बारे में जानकारी देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी जो हमारा नया चैप्टर शुरू होता है उसके बारे में। जैसे कि हमारा व्रत था, ये चैप्टर 10वां व्रत है, ठीक है। तो इसके बारे में उन्हें संपूर्ण जानकारी प्रीवियस वीडियो में दे दी है। संपूर्ण जानकारी पहले से मिल जाएगी तो आप आसानी से कर सकते हो। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के माध्यम से हम आसानी से कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा
व्रत का क्या कहलाता है, यानी डैश होता है, यानी व्रत की सबसे बड़ी जीवा, यानी व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का डैश होता है। क्या होता है, डैश होता है। इसके जगह हमें भरना है क्या, इसके जगह हमें भरना है क्या होता है, तो यहां से समझ लेना है, ठीक है, क्या यहां से समझ लेना है। तो क्या होता है ये, तो इसको अच्छे से यहां से समझ लेना। जैसे कि हम बात करें इसकी, ठीक है, तो जैसे कि हमारा यहां से अगर वृत्त के केंद्र से एक बिंदु बहिर्भाग में स्थित है, जैसे कि P बिंदु है, ठीक है, यहां से यहां तक वाली भाग क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाता है, यानी R कहलाता है। अगर इसको और इसको पूरा संपूर्ण यहां से यहां तक मिला दिया जाता है, यानी दो बिंदुओं को, यानी एक जीवा कहने का मतलब है कि एक जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। तो ये सबसे लंबी वाली भुजा है, ये सबसे लंबी वाली भुजा क्या कहलाएगी, ये व्यास कहलाता है। क्या, व्यास कहलाता है। और व्यास होता है क्या, व्यास त्रिज्या का दूना होता है। तो डी बराबर क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या। अगर त्रिज्या निकालते तो डी/2 यानी व्यास बटे 2 होता है, ठीक है, इतना समझ लेना है। तो क्या कहलाएगा, ये व्यास कहलाता है। तो क्या भर देंगे यहाँ पे, ये जो खाली स्थान है इसमें भर देंगे क्या, व्यास भर देंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा ये भी पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथे पॉइंट में कह रहा है कि एक चाप डैश है, यानी खाली स्थान है, होता है जब इसके सिरे क्या हो, इसके सिरे ये एक व्यास के सिरे हो, क्या हो, एक व्यास के सिरे हो, तब चाप क्या कहलाता है, यानी जो चाप होता है वो क्या कहलाता है। इसे भी अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो जो चौथे वाला पॉइंट है इसमें क्या आएगा, अर्धवृत्त होता है। क्या, अर्धवृत्त होता है। एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे क्या हो, जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, क्या हो, एक व्यास के सिरे हो, तो क्या कहलाएगा, ये अर्धवृत्त कहलाएगा। क्या, अर्धवृत्त कहलाएगा, ठीक है, अर्धवृत्त, ठीक है, क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा, यानी अर्धवृत्त होता है। तो अर्धवृत्त को भी समझते अच्छे से, क्या, अर्धवृत्त को भी समझते अच्छे से। तो हम इसी के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि यही है, ठीक है, मान लो यही तो कह रहा है कि एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों, इसके सिरे क्या, एक व्यास के सिरे हों। जैसे कि ये व्यास के सिरे हैं, तो ये ऊपर वाला भाग क्या, अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है। तो क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। तो मुझे ऐसा ये भी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, उसे अच्छे से समझते हैं, फिर उसमें भी खाली स्थान भरेंगे, ठीक है। तो कह रहा है 5वां पॉइंट कि वृत्तखंड एक चाप तथा डैश यानी खाली स्थान के बीच का भाग होता है। किसके बीच का भाग होता है, यानी वृत्तखंड एक चाप तथा किसके भाग होता है, तथा जीवा के बीच का, यानी वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के, क्या, जीवा के बीच का भाग होता है। जीवा किसे कहते हैं, तो हम जीवा को भी अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहां ये क्या है, ये हमारा जीवा है, ठीक है। यही तो कह रहा है, कि वृत्तखंड एक चाप, यानी एक ही तो चाप है, एक चाप तथा जीवा, ये क्या है, जीवा के बीच का भाग। किसके बीच का भाग, एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। क्या, जीवा के बीच का भाग होता है, क्या, वृत्तखंड। ये जो वृत्तखंड है, वृत्तखंड यही तो है, जीवा, ये जीवा है, मान लो ये जीवा, इसके नीचे वाला ये वृत्तखंड, ये वृत्तखंड कहलाएगा, ये भी वृत्तखंड कहलाएगा, है ना। यानी अगर ये छोटा वाला भाग है, ये वाला भाग है, तो ये मतलब क्या कहलाएगा, ये ये क्या कहलाएगा, ये जो आपका क्या कहलाएगा, ये लघु वृत्तखंड, यानी ये क्या कहलाएगा, ये जो है भाग लघु वृत्तखंड। तो इसे ही वृत्तखंड कहते हैं। किसे कहते हैं, वृत्तखंड एक चाप तथा, यानी वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा, यानी ये जीवा है और इसके जो भाग हैं, ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। जो छोटा वाला भाग होता है वो होता है हमारा क्या, लघु वृत्तखंड होता है, यानी छोटा वाला भाग लघु वृत्तखंड होता है। और जो बड़ा वाला भाग क्या होता है, बड़ा वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड होता है। तो इसे ही हम वृत्तखंड कहते हैं। तो मुझे ऐसा ये भी पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा क्या है, 6वां पॉइंट है, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित है, यानी कोई वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे
डैश भागों में विभाजित किया जाता है। किसमें? डैश भागों में, यानी कितने भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे, इसके माध्यम से समझेंगे। ठीक है, इसके माध्यम से समझेंगे। ठीक है, यानी एक वृत्त है, यानी एक वृत्त, ये एक वृत्त है जिस तल पर, यानी ये तल है, पीछे वाला जो कागज दिखाई दे रहा है ये तल है, इस तल पर स्थित है, यानी जिस तल पर स्थित है उसे, जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में विभाजित करता है? 3 भागों में। एक कौन सा भाग? एक अंदर वाला जो होता है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये अभ्यंतर भाग है, और ये जो बाहर ये वाला है, ये जो है दिखाई दे रहा है ये वृत्त पर भाग है। ठीक है, और ये बाहर है, ये वाला जो है बाहर ये बहिर्भाग। तो कितने भागों में बांटता है? ये 3 भागों में विभाजित करता है। 3 भाग कौन कौन से? तो 3 भाग भी हमने अच्छे से बता दिए। तो 3 भाग कौन कौन से? 3 भाग हमारे कौन कौन से? 3 भाग हैं। पहला भाग क्या है? वृत्त पर है, दूसरा भाग अभ्यंतर है, तीसरा भाग बहिर्भाग है। तो मुझे आशा ये भी पॉइंट आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो है सत्य असत्य की तरफ बढ़ते हैं और उसके कारण भी समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होने वाला है इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो कह रहा है दूसरा कि निम्नलिखित प्रश्न सत्य है या असत्य है बताइए, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्या अपने उत्तर का क्या करना है? औचित्य देना है। किस कारण से ये जो है सत्य है और किस कारण से ये असत्य है। तो एक एक पॉइंट क्लियर होने वाला है इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो पहले वाला पॉइंट पढ़ेंगे। पहले वाले पॉइंट में कह रहा है कि केंद्र को वृत्त पर, यानी ऊपर ये हमने लिख दिया है क्या? केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि इसको हमें क्या करना है? ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, सत्य है या असत्य, इसको आपको करना है, मतलब कारण सहित लिखना है। ठीक है, तो ये हमने इसके माध्यम से समझेंगे कि वृत्त को कह रहा है कि केंद्र को कह रहा है कि केंद्र को वृत्त पर, यानी ये केंद्र है, ये केंद्र है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से, यानी वृत्त पर, ये वृत्त पर ये बिंदु है, इसको मिलाने पर, यानी वृत्त के केंद्र को किसी बिंदु पर इसको मिलाने पर, यही तो कह रहा है मिलाने वाला ये रेखाखंड, ये रेखाखंड कहलाया। रेखाखंड त्रिज्या होती है? बिल्कुल होती है। ये वृत्त का केंद्र है और एक बिंदु है, अगर यहां से यहां तक मिला दिया जाए तो ये त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? ये त्रिज्या कहलाता है। तो ये हमारा पॉइंट क्या है? ये हमारा पॉइंट सत्य है। तो यहां पे इसको लिख देंगे क्या? पहले वाले पॉइंट को यहां पे लिखेंगे, कारण सहित अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होता है? ये सत्य होता है। क्या होता है? ये सत्य होता है। ठीक है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से, क्या? वृत्त के केंद्र से उस पर स्थित क्या? उस पर स्थित सभी बिंदु समदूरस्थ होते हैं। सभी बिंदु समदूरस्थ होते हैं। ठीक है, समदूरस्थ होते हैं। तो मुझे ऐसा ये भी पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि यहां पे हर वो पॉइंट, यानी केंद्र से हर वो पॉइंट क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। जैसे कि मान लो हमने एक पॉइंट ही तो लगाई, मान लो कि यहां से एक पॉइंट यहां से वो कर दिया। ठीक है, एक पॉइंट लगा दिया जिसका नाम Q मान लिया। ठीक है, और यहां से अगर इसको मिला दिया जाए तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी हमारा त्रिज्या कहलाएगा। ये भी हमारा क्या कहलाएगा? ये भी हमारा त्रिज्या कहलाएगा। तो मुझे ऐसा ये पॉइंट आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये हमारा पहले वाला पॉइंट क्या है? सत्य है। ठीक है, पहले वाला पॉइंट क्या है? सत्य है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते, दूसरे वाले की तरफ। वो क्या कह रहा है? उसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कह रहा है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं, यानी एक वृत्त है। ठीक है, जैसे कि ये वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है। ठीक, एक वृत्त है, इसी के माध्यम से हम समझेंगे। तो एक वृत्त है, इस पर समान लंबाई की क्या होती है? जीवाएं परिमित होती हैं, यानी एक जीवा है ये। ठीक है, मान लो कि ये समान, ये लंबाई की, ये इतने लंबाई की जीवा है। ठीक है,
और इसी लंबाई की समान लंबाई की क्या जीवाएं परिमित होती हैं? नहीं। क्या नहीं? समान लंबाई कैसी होंगी? जैसे कि ये यहां से यहां तक जीवा है, ठीक है, एक जीवा ये इस समान लंबाई की, इसको कार्ड बताते हैं। तो इसको मान लो कि एक जीवा हमने ये मान ली, ठीक है, एक जीवा यहां से यहां तक मान ली, इसका नाम दे दिया क्या? इसका नाम P दे दिया और इसका नाम दे दिया Q। तो हमारी एक जीवा A भी हो गई और दूसरी जीवा कौन सी होगी? दूसरी जीवा हमारी होगी कौन सी? PQ। कौन सी? दूसरी जीवा हमारी PQ होगी। तो क्या इसकी लंबाई और इसकी लंबाई समान है? नहीं है। इसकी लंबाई नापेंगे तो कुछ और आएगी मापने पर, और इसकी लंबाई मापेंगे तो कुछ और आएगी, ठीक है। अगर बात करें ऊपर वाले अगर केंद्र से होकर के गुजार दें तो वो उसकी लंबाई कुछ और होगी। तो कहने का मतलब है कि जो है यही तो कह रहा है, ये कह रहा है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। समान लंबाई की परिमित, यानी परिमित का मतलब है ये जो हमारी जीवा बना रहे हैं ये परिमित जीवाएं क्या होती है? समान लंबाई की होती है? नहीं होती बिल्कुल, क्योंकि इनकी लंबाई जो है अलग अलग होती है। तो मुझे आशा ये भी पॉइंट आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका कार्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कार्ड। तो लिखेंगे असत्य। क्या? असत्य लिखेंगे, ठीक है, असत्य लिख देंगे, ठीक। क्योंकि एक वृत्त में समान लंबाई की लिखेंगे, क्योंकि एक वृत्त में क्या होती है? समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं होती हैं, ठीक है। तो ये कथन क्या है? ये कथन हमारा असत्य है, ठीक है। अब तीसरे कथन की तरफ बढ़ते हैं, उसे भी समझते हैं अच्छे से, ठीक है। कह रहा है कि यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप कहलाता है। ये हमें बताना है, ये सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो ये तो कह रहा है कि ये कह रहा है कि यदि एक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप है। यानी दीर्घ चाप कैसे कहलाएगा? यानी 3 बराबर भागों में मतलब बांट दिया जाए एक वृत्त को, ठीक है, कि इसमें 3 बराबर भागों में। मान लो कि ये एक हमने वृत्त बनाया, ठीक है, इस वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। क्या करना है? 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। जैसे कि हम बात करें ये बात करें, एक मतलब 3 बराबर भागों में हमें विभाजित करना है, ठीक है। जैसे कि 2 भाग हो गया, मतलब 3 भाग कैसे भी करके 3 भाग करना है, ठीक है। ये कर लिया, ठीक है, 3 भाग कर लिया, ठीक है। ये 3 भाग कर लिया, एक वृत्त है इसके हमने 3 भाग कर लिए, ठीक है। क्या कर लिए? 3 भाग कर लिए, एक भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाता है, यानी 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है? नहीं होता है। दीर्घ चाप क्यों होगा? बड़ा कैसे होगा? 3 बराबर समान में बांट दिया जाए तो बराबर भागों में बांट रहा है तो क्यों होगा ये दीर्घ चाप? नहीं होगा। तो ये कथन क्या है? ये कथन भी हमारा क्या है? असत्य कथन है। क्या है? असत्य है। लिखेंगे असत्य, असत्य है। इसका कार्ड लिखेंगे, इसका औचित्य देंगे। क्या देंगे? औचित्य भी पूछा तो औचित्य देंगे। तो लिखेंगे क्योंकि सभी तीनों चाप बराबर हैं। क्या? यही तो मैंने बोला था। क्या बोला था? क्योंकि तीनों चाप क्या हैं? तीनों चाप बराबर हैं। हमने ये क्या किया? यही तो कह रहा था कि तीनों चाप हमें क्या 3 बराबर चापों में विभाजित करना है एक वृत्त को, ठीक है। तो जब बराबर हैं तो लिखा है कि अतः दीर्घ चाप तथा लघु चाप के मध्य कोई अंतर नहीं है। क्या है? कोई अंतर नहीं है, क्योंकि नहीं तो मतलब लघु चाप मालूम पड़ रहा है, नहीं तो दीर्घ चाप मालूम पड़ रहा है। तो हमारा दीर्घ चाप कैसे होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि समान 3 चापों में विभाजित किया है एक वृत्त को, ठीक है। तो ये वाला असत्य है। हमने औचित्य भी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप औचित्य भी साथ के साथ लिखते चलना है, ठीक है। चौथे वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे समझेंगे, फिर उसका भी औचित्य देंगे, ठीक है। कह रहा है कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई, यानी वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो वृत्त का व्यास कहलाता है। बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है। क्या है? सार्वभौमिक
सत्य है बिल्कुल। ये कथन क्या है? ये कथन बिल्कुल सत्य है। ये क्या है? जो है बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यही तो कह रहा है। ये कह रहा है चौथे वाले पॉइंट में कि एक व्रत की एक जीव, कह रहा है कि व्रत की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो, यानी एक जीवा, यही तो जीवा है क्या? यही हमारे इधर से देखेंगे, ठीक है, यहां से, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक जीवा है। यही तो कह रहा है। ये कह रहा है कि एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से, मान लो ये यहां से यहां तक ये वाली त्रिज्या है और ये जीवा है, इसकी लंबाई दोगुनी तो है। क्या है? यहां से यहां तक आधा और यहां से यहां तक आधा, तो इतना भाग का दोगुना ही तो है, यानी त्रिज्या से दोगुना हो तो वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या? वृत्त का व्यास ही तो कहलाता है। यहां से यहां तक क्या? वृत्त का व्यास ही तो कहलाता है। तो व्यास बराबर यही तो होता है, 2 गुणा त्रिज्या होता है। तो यही हमारा कह रहा है कि त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी जीवा वो वृत्त का व्यास कहलाता है, बिल्कुल वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे चौथे वाले पॉइंट में सत्य है। क्या? सत्य है। औचित्य भी लिख देंगे। क्या? औचित्य भी लिख देंगे, सत्य है। ठीक है, व्यास की परिभाषा है, यानी व्यास की परिभाषा से ही लिखेंगे। क्या? व्यास की परिभाषा से। व्यास की परिभाषा क्या होती है? व्यास की परिभाषा यही तो होता है कि व्यास वृत्त की त्रिज्या का दोगुना होता है। क्या होता है? व्यास वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। यही तो होता है कि 2 गुना ही तो होता है व्यास जो त्रिज्या का। ठीक है, तो ये बात कॉमन बात है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रही हुई। अब हम 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, फिर बाद में उसे भी समझेंगे। ठीक है, उसे भी हम क्या, उसका भी औचित्य हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है 5वां पॉइंट कि त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्य खंड की बात कर रहा है। क्या? त्रिज्य खंड की बात कर रहा है। तो ये जो है हमारा क्या है? असत्य है। क्या? त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि जो है त्रिज्याओं तथा एक चाप के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है। ये कह रहा है कि त्रिज्य खंड कोमा जीवा एवं संगत चाप का क्षेत्र, ये कह रहा है। ठीक है, ये कथन क्या है? उल्टा है। तो ये जो है क्या है? ये बिल्कुल असत्य है। क्या है? असत्य पॉइंट है। ठीक है, तो लिखेंगे असत्य है। क्या? असत्य। ठीक है, क्योंकि त्रिज्याओं तथा एक चाप के बीच का क्षेत्र त्रिज्य खंड होता है। क्या? त्रिज्य खंड होता है। यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है कि त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप का क्षेत्र, चाप के बीच का क्षेत्र है। क्या? त्रिज्य खंड जीवा और संगत चाप, जीवा और संगत चाप का बात कर रहा है कौन? त्रिज्य खंड। तो यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? त्रिज्याओं तथा चाप के बीच का क्षेत्र है। क्या? जीवा के बीच का नहीं है, जीवा के बीच का नहीं है। किसके बीच का है? किसके बीच का है? यहां इसके बीच का है कि त्रिज्याओं तथा एक चाप के बीच का है। क्या? त्रिज्याओं तथा एक चाप के बीच का क्षेत्र है त्रिज्य खंड। लेकिन यहां क्या कर रहा है? जीवा की बात कर रहा है और संगत चाप की बात कर रहा है। तो ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है, तो आगे पॉइंट के लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो भी आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है। वो हमारा लास्ट पॉइंट कौन सा है? 6वां है। ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो कह रहा है कि वृत्त एक समतल आकृति है। क्या ये सत्य है? तो बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। क्या है? बिल्कुल सत्य ही तो है। ये हम इसके माध्यम से फिर समझ लेते हैं। ठीक है, तो वृत्त का वृत्त एक समतल आकृति है। ये वृत्त ही तो है। ये पीछे वाला भाग क्या है? समतल। ये समतल आकृति तो है, बिल्कुल समतल मीन्स क्या होता है? प्लेन। ये प्लेन ही तो है।
तो क्या वृत्त एक समतल आकृति है? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वृत्त समतल आकृति का एक भाग होता है। क्या होता है? वृत्त समतल आकृति का क्या होता है? एक भाग होता है। तो लास्ट वाला पॉइंट भी यहाँ पे इसका भी औचित्य दे देंगे 6वें वाले पॉइंट का। ठीक है, लिखेंगे सत्य, सत्य है। ठीक है, क्योंकि वृत्त समतल आकृति यानी आकृति का एक भाग होता है। क्या होता है? एक भाग ही तो होता है वृत्त समतल आकृति का। ठीक है, तो मुझे आशा है यहां तक आपको अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा जरूर। ठीक है, क्लियर हुआ तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि ये आपका अपना ही परिवार यानी आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर किया जाता है, और आपको इसी चैनल के माध्यम से क्लास 10th 9th के लिए और क्लास 6th 7th 8th के लिए भी आपको 6th 7th 8th के लिए क्या वहाँ से जो उनके मैथमेटिक्स से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको हम कवर कराते हैं, क्योंकि अगर आपके भी वो जरूर काम आएगा। क्लास 9th सही से 10th सही, वहाँ से क्या आपकी जड़ मजबूत हो जाएगी, तो आप जो है सवालों को करने में आसानी होगी और सवालों को अच्छे समझ पाओगे और अच्छे से लगा पाओगे, हल कर पाओगे। ठीक है, तो हमारे टॉपिक 5 हैं वहां पे पड़े हुए हैं। पहला टॉपिक है भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो 5 भागों में हमने 5 वीडियो डाली हैं, तो उसमें सरल से सरल, कठिन से कठिन जितने बार सवाल बनते हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालने वाले, वहां पे हमने उन पर चर्चा की है, अच्छे से समझाया, एक एक पॉइंट बेसिक से समझाया। अगर आपका बेस ही मजबूत होगा तो कहने का मतलब यह है कि एक कहावत है कि जिस पेड़ की जो है जड़ मजबूत होगी, क्या जिस पेड़ की अगर जड़ ही मजबूत होगी तो उसको आंधी तूफान कोई नहीं गिरा सकता है। क्या? उसको आंधी तूफान कोई नहीं गिरा सकता, कितना भी झोंका आ जाए। अगर जिस पेड़ की आप प्रकृति में देखते हो कि जिस पेड़ की अगर आपको जड़ मजबूत नहीं होती है, कमजोर होती है, तो उसको जरा सा हवा का झोंका आता है तब भी गिर जाता है। उसी प्रकार से आप हैं, आपका अगर जड़ मजबूत होगा, जड़ मजबूत करने के लिए यानी बेस मजबूत करने के लिए हम जो है आपके लिए टॉपिक वाइज लाएं, जो कि आपकी क्लास 6th 7th 8th 9th 10th चारों क्लासों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और आपके लिए इंपोर्टेंट तो है ही है। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा अपना चैनल समझ के, और आप गुरु दक्षिणा के रूप में इतनी मेहनत की जाती है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपने गुरु के सम्मान में कुछ ना कुछ जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है और अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक्सरसाइज 10.2 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और जो भी प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, और वहां से और जैसे कि चैप्टर आपका 7 है 8 है वो भी देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि एक्सरसाइज 10.2 का होगा। ठीक है, धन्यवाद।